क्या आप जानते हैं कि भारत में अब पेपर लीक कराना कितना बड़ा कानूनी अपराध हो गया है? यदि आप पेपर लीक कराए जाने के दोषी पाए जाते हैं तो अधिकतम सजा का प्रावधान क्या है? कोई सर्विस प्रोवाइडर या किसी अधिकारी के इस तरह के मिलीभगत में शामिल होने पर उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? उनके लिए क्या सजा का प्रावधान हो सकता है? यदि नहीं तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं निशांत सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिस्कवरिंग भारत बाय निशांत सिन्हा। देखिए, अभी हाल ही में जो है सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून जो है वो लागू किया है। 21 जून अर्थात कल ही 21 जून 2024 को ही भारत सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम कानून 2024 या हम कहें द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया है। और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में जितनी भी जो है वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें जो तमाम तरह के पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जो अनियमितताएं हो रही हैं, उन पर अंकुश लगाना। तो ये एक कानून जो है, एक ऐसा कानून जो है सरकार ने बनाया है जिस कानून के द्वारा भारत में पेपर लीक के मामलों को जो है वो रोका जा सकेगा। अभी हाल में ही जो है आपने देखा होगा कि ये पूरा पिछला बीता वर्ष जो है वो एक तरह से जो है वो लीक वर्ष घोषित हो गया है एक तरह से, क्योंकि पिछले वर्ष कई सारे राज्यों में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार की जो परीक्षाएं होती हैं, नीट की परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा, इन सभी में जो है पेपर लीक के मामले जो है सामने आए। इन सभी मामलों को दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि भारत में अभी तक इस तरह का संसद के द्वारा पारित कोई कानून जो है पेपर लीक के मामले में नहीं था, भारत सरकार को जो है इस चीज़ की आवश्यकता महसूस हो रही थी कि जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी इन एग्जाम्स में जो है वो बढ़ती जा रही थी और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करते हुए पेपर लीक और इस तरह के मामले जो है सामने आ रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को महसूस हो रहा था कि इस तरह के मामलों के लिए जो है एक स्पेसिफिक रूप से जो है कानून बनाया जाना चाहिए। और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद में 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में ये विधेयक प्रस्तुत किया था। 6 फरवरी को लोकसभा से ये पारित हुआ और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया और उसके बाद से जो है ये एक अधिनियम बन गया है। अब हम एक एक करके जो है इस अधिनियम के अलग अलग पहलुओं पर बात करते हैं कि इस कानून के तहत कौन से कृत्य अपराध होंगे, उनके लिए अधिकतम सजा का प्रावधान क्या होगा, यदि किसी सेवा प्रदाता या कोई वरिष्ठ अधिकारी जो है इसमें शामिल होता है तो उस पर किस तरह के जो है उनके लिए जो है किस तरह के सजा के प्रावधान होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस कानून के तहत कौन से कृत्य अपराध हैं। देखिए, इस कानून के तहत जो है लगभग 15 कृत्य जो है वो अपराध होंगे। कौन कौन से कृत्य अपराध होंगे? सबसे पहले किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना, ये एक अपराध होगा। दूसरा, प्रश्न पत्र या आंसर की को लीक करने में किसी के साथ शामिल होना भी अपराध होगा। थर्ड, बिना परमिशन क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास रख लेना। अगर कोई विद्यार्थी जो है अपने पास ही क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट को रख लेता है तो ये भी जो है अपने आप में एक अपराध होगा। फोर्थ, अनधिकृत संचार के माध्यम से, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा, उसके माध्यम से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना। कई सारे जो है कम्युनिकेशन आजकल ब्लूटूथ के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से जो है वो उम्मीदवारों की सहायता वो कर दी जाती है, ये भी अपने आप में एक अपराध होगा। पांचवा, कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना। छठा, प्रॉक्सी उम्मीदवार बिठाना। प्रॉक्सी उम्मीदवार किसको कहते हैं? कि हम किसी कैंडिडेट की जगह किसी दूसरे कैंडिडेट को बिठा दें, ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह किसी दूसरे कैंडिडेट को बिठा दें, जिसे हम सॉल्वर कहते हैं। तो ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह सॉल्वर को जो है बिठाना, उसे जो है प्रॉक्सी कैंडिडेट कहा जाता है। 7, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करवाना। 8, फर्जी परीक्षा आयोजित कराना। 9, परीक्षा सूची या रैंक को लेकर नकली दस्तावेज जारी करना। 10, योग्यता दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना। 11, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना परमिशन छेड़छाड़ करना। 12, परीक्षार्थी के सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना। 13, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम में बाधा पैदा करना। और 14, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना। और लास्ट में 15, अधिनियम में परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी को समय से पहले सार्वजनिक करना। तो ये 15 कृत्य जो है वो ऐसे कृत्य हैं जिनके लिए जो अपने आप में जो है अपराध होंगे और इन अपराधों के लिए सजा का प्रावधान। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो पेपर लीक मामलों के लिए जो है कितनी ज्यादा जो है सख्त हो रही है अभी। और ये कानून जो है, ये कानून किन एजेंसीज के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के ऊपर लागू होता है? तो ये कानून जो है मुख्य रूप से जो सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा एग्जाम लिए जा रहे हैं उन
सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर जो है ये लागू हो। देखिए अभी जो है जितने भी ये चूंकि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ये कानून लागू किया है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने स्टेट्स के लिए जो है अलग अलग कानून बनाएंगे। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को गाइडलाइन बनाते हुए या इसी को आधार बनाते हुए अलग अलग राज्य सरकारें भी जो है अपने यहाँ पेपर लीक मामलों के लिए जो है कानून बनाएं। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर जो है वो लागू होता है। मुख्य रूप से जो सेंट्रल एजेंसीज हमारे यहाँ जो सेंट्रल एजेंसीज जो कि जो है भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करती हैं, उनमें सबसे बड़ी सेंट्रल एजेंसी जो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग या एसएससी, रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड आरआरबी या रेलवे भर्ती बोर्ड जिसे हम कहते हैं, आईबीपीएस जो सभी बैंकों के लिए जो है एक एकीकृत एग्जाम लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो अभी हाल ही में जो सबसे ज्यादा जो है चर्चाओं में रही, जिसके द्वारा नीट जैसे जो है एग्जाम्स जो है वो आयोजित किए जाते हैं। तो इन केंद्रीय एजेंसीज के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उन परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों पर जो है ये कानून लागू होगा। अब यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर या कोई वरिष्ठ अधिकारी ही जो है इस तरह के पेपर लीक में शामिल हो जाए तो क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए यदि अपराधी जो है कोई सेवा प्रदाता है, सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर का मतलब यहाँ क्या होगा? तो सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है कि वो प्रोवाइडर, वो सर्विस देने वाला व्यक्ति जो दरअसल परीक्षा केंद्र ही उपलब्ध करा रहा है। अभी जैसे नीट वाले मामले में हुआ था कि जो परीक्षा केंद्र है उस परीक्षा केंद्र पर ही जो है वो ये कह दिया गया कि भाई आप जो है क्वेश्चन, आप जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं वो क्वेश्चन आप लिखें और जिनके आंसर नहीं आते उनको आप छोड़ दें, बाद में जो है उनमें गोले काले कर दिए जाएंगे या जो भी आंसर होगा वो लिख दिया जाएगा। तो परीक्षा केंद्रों में भी जो है इस तरह के मामले जो है होते हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं अर्थात जो परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराते हैं उन पर या ओएमआर शीट की प्रिंटिंग ये जो करने वाले लोग होते हैं उन पर, यदि ये लोग अपराधी घोषित होते हैं या यदि इन पर जो है अपराध सिद्ध होता है तो उनसे एक तो परीक्षा का पूरा खर्च वसूल किया जाएगा। अपराध के लिए जो सजा का प्रावधान है उसमें क्या है, तो उनसे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। साथ ही साथ जो है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार उसे 4 साल के लिए केंद्र सरकार की किसी भी परीक्षा में सेवा प्रदाता के रूप में शामिल होने से उसको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। अब क्या हो कि अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी ही जो है किसी सेंट्रल एजेंसी का कोई वरिष्ठ अधिकारी ही उस मिलीभगत में शामिल हो जाए, पेपर लीक मामले में शामिल हो जाए, या वही अगर पेपर लीक करा रहा हो या पेपर लीक कराने वालों को मदद कर रहा हो, तो क्या है, उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है? तो इस तरह के अधिकारियों के लिए कम से कम 3 साल की सजा और अधिकतम जो है वो 10 साल की सजा, कम से कम 3 साल अधिकतम 10 साल के जो है की कैद की सजा दी जा सकती है। साथ ही 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है और जुर्माना न देने पर कैद की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अब सवाल यह है कि एक अकेला व्यक्ति जो है अगर शामिल हो रहा है तो इस तरह की स्थिति हो रही है, या सेवा प्रोवाइडर अगर सर्विस प्रोवाइडर शामिल हो, लेकिन क्या हो कि अगर समूह बनाकर जो है कदाचार करने वालों कदाचार जो है किया जा रहा हो, क्या हो कि अगर ग्रुप फॉर्म करके जो है वो इस तरह का कुछ मिसकंडक्ट किया जा रहा हो, तो उसके लिए भी जो है सजा का प्रावधान है। देखिए समूह बनाकर कदाचार करने पर कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक 10 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार के द्वारा इन मामलों की जांच कौन करेगा? तो ये निश्चित किया गया है कि मामले की जांच जो है वो डीसीपी या एसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी करेंगे। अब केंद्र सरकार इस कानून के तहत और क्या कदम उठा सकती है? देखिए केंद्र सरकार किसी भी केंद्रीय एजेंसी को जांच का जिम्मा सौंप सकती है। एसीपी या डीसीपी रैंक के व्यक्ति तो होंगे ही, साथ ही जो है किसी सेंट्रल एजेंसी को भी जो है इसकी जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। और इस कानून के तहत आने वाले सभी अपराधों को कॉग्निजेबल, नॉन बिलेबल और नॉन कंपाउंडेबल घोषित किया गया है। कॉग्निजेबल अर्थात संज्ञेय, नॉन बिलेबल गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल अपराध कौन से होते हैं? वो अपराध जो बहुत ही गंभीर अपराध होते हैं, जिनमें कम से कम 3 साल के कैद की सजा होती है। इस तरह के जो अपराध होते हैं इनको गंभीर अपराध माना जाता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 2C के तहत कहा गया है कि एक अपराध जो मौत की सजा, आजीवन कारावास या 3 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय है, वो अपराध जो है संज्ञेय है। और इस तरह के अपराध में पुलिस जो है वो अपराधी को जो है बिना वारंट के भी जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे अपराध, इन अपराधों को जो है संज्ञेय अपराध कहा जाता है। नॉन बिलेबल क्राइम्स कौन से होते हैं? जिनमें जो है वो जमानत नहीं दी जाएगी। ऐसे अपराध जो है नॉन बिलेबल होंगे, तो पेपर लीक मामले जो होंगे ऐसे अपराध जो है नॉन बिलेबल होंगे। और नॉन कंपाउंडेबल अपराध कौन से होंगे? तो ऐसे अपराध जिनमें किसी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं होगी। एक बार आपने अपराध कर दिया तो सजा मिलेगी, उसमें जो है किसी तरह का समझौता या किसी तरह का कंप्रोमाइज जो है वो नहीं हो सकता। तो इस तरह के जो नॉन कंपाउंडेबल प्रकार की जो है जो अपराध होते हैं
उन अपराधों की श्रेणी में पेपर लीक वाले अपराध को जो है रखा गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून जो है केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। मैंने कोशिश की कि इस कानून के अंतर्गत जितनी चीज़ें आ सकती हैं वो सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई। अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा जो है स्पेसिफिक रूप से पेपर लीक के मामलों के लिए जो है संसद के द्वारा किसी तरह का कानून नहीं बनाया गया था, और जो अपनी CRPC की IPC की जो धाराएं हैं वही उन्हीं धाराओं के तहत जो है कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब पेपर लीक मामलों के लिए स्पेसिफिक रूप से जो है कानून बन गया है, और इसीलिए अपने आप में जो है बहुत गंभीर अपराध होंगे। उम्मीद है कि इस तरह के कानून के आने के बाद अब पेपर लीक के मामले जो है बहुत कम हो जाएं। कानून का उद्देश्य ही यही है कि परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए, ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का सही फल मिल सके। ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले दिनों में अलग अलग राज्य सरकारें भी जो है वो इस कानून को आधार बनाकर अपने यहाँ पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए कानून बनाए। कम से कम छात्रों को उनके मेहनत का सही फल तो मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।